आज पढ़ाऊंगी आवर एनवायरमेंट। ठीक है, एनवायरमेंट मीन्स हमारे आस पास जो भी कुछ है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आवर एनवायरमेंट में टॉपिक आता है दैट इज इकोसिस्टम। किसे कहते हैं हम इकोसिस्टम? जितने भी ऑर्गेनिजम्स, चाहे वो लिविंग हो चाहे वो नॉन लिविंग हो, आपस में मिलजुल कर जब एक साथ रहते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? इकोसिस्टम कहते हैं। इकोसिस्टम में दो तरीके की चीजें होती हैं, दो तरीके के कंपोनेंट होते हैं, एक लिविंग होते हैं, एक नॉन लिविंग होते हैं। जितने लिविंग होते हैं उनको हम बायोटिक बोलते हैं और जितने नॉन लिविंग होते हैं उनको अबायोटिक बोला जाता है। लिविंग में तो आपको एग्जांपल्स पता ही है, जैसे पेड़ पौधे हो गए, जानवर हो गए, और नॉन लिविंग में टेम्परेचर हो गया, रेनफॉल हो गया, विंड, सॉइल, ये सारी की सारी चीजें आपस में जब मिलजुल के रहते हैं तो उस पूरे को हम क्या कहते हैं? इकोसिस्टम कहते हैं। इकोसिस्टम जो है वो दो तरीके का होता है, एक नेचुरल होता है, एक मैन मेड होता है। नेचुरल में जैसे फॉरेस्ट हो गया, पॉन्ड्स हो गए, लेक्स हो गए, इनको हम क्या कहेंगे? नेचुरल इकोसिस्टम। ये एग्जाम्पल पूछा जाता है पेपर में। और मैन मेड इकोसिस्टम हो गया, जैसे गार्डन हो गया, क्रॉप फील्ड्स हो गई। ठीक है, इसको हम क्यों नेचुरल कह रहे हैं और क्यों इसको मैन मेड कह रहे हैं? बिकॉज ये जो नेचुरल वाला है, जैसे फॉरेस्ट है, आप देखोगे इसमें जानवर भी हैं, पौधे भी हैं, ठीक है, सब लोग खा भी रहे हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स भी बाहर निकाल रहे हैं, लेकिन क्या कोई जंगल की सफाई करने के लिए जाता है? नहीं जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जंगल को साफ करने के लिए भी वहां पर ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, फंगी होते हैं, वो डिकम्पोजिशन का काम करते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली अपने आप ही टाइम टू टाइम फॉरेस्ट को साफ करते रहते हैं और नई चीज प्रोड्यूस होती रहती है। ठीक है, जबकि मैन मेड वाले में जैसे गार्डन है, अगर आपका गार्डन गंदा हुआ तो उसे हमें ही साफ करना पड़ेगा, वो नेचुरली साफ नहीं होगा। ठीक है, उसको हमें साफ करना पड़ेगा। जो क्रॉप फील्ड है उसे हमें सही करना पड़ेगा। ठीक, नेक्स्ट है ऑर्गेनिज्म जो है किस हिसाब से एनवायरमेंट से अपनी जरूरत की चीजें लेते हैं, इसको हम कहते हैं। उसके बेसिस पर हमने जो ऑर्गेनिज्म है उन्हें कई पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला है प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर कौन होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ऑर्गेनिक कंपाउंड से इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाते हैं, उन्हें हम कहते हैं प्रोड्यूसर्स। ठीक है, कैसे बनाते हैं? इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल, यानी यहाँ बात हो रही है फोटोसिंथेसिस की। ठीक है, कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो खाना बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, उनको हम क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर्स कहते हैं। इनका एग्जाम्पल कौन है? जितने भी ग्रीन कलर के प्लांट्स हैं वो, प्लस कुछ सर्टेन बैक्टीरिया ऐसे हैं जो खाना बनाते हैं, उनको हम प्रोड्यूसर की कैटेगरी में डालेंगे। दूसरा है कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स किसे कहते हैं? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड हो? इन प्रोड्यूसर्स के ऊपर डिपेंड होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? कंज्यूमर्स कहते हैं। बताया था तुम लोगों को कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका डिवीजन हम करते हैं कि वो किस तरीके से एटमॉस्फेयर से अपना खाना लेते हैं। पहले होते हैं प्रोड्यूसर्स, दूसरे कंज्यूमर्स और तीसरे होते हैं डिकम्पोजर्स। कंज्यूमर्स जो हैं उनके भी टाइप आपकी बुक में दिए हुए हैं। टाइप्स ऑफ कंज्यूमर्स में सबसे पहले हर्बीवोर्स, वो एनिमल्स जो या तो प्लांट्स को खाएं या प्लांट से जितना प्रोडक्ट मिल रहा है उसको खाते हैं, उसको हम हर्बीवोर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल काउ एंड गोट। दूसरे हैं कार्निवोर्स, वो एनिमल्स जो किसको खाते हैं? अदर एनिमल्स को खाते हैं, उनको हम कहते हैं कार्निवोर्स, जैसे लॉयन और टाइगर हो गया। नेक्स्ट है ओमनीवोर्स। ऐसे एनिमल्स जो अपना न्यूट्रिएंट्स किससे लेते हैं? या तो प्लांट से या एनिमल से, वो दोनों को खा सकते हैं, उनको हम कहते हैं ओमनीवोर्स। उसके एग्जाम्पल है बर्ड और डॉग। नेक्स्ट है पैरासाइट्स। पैरासाइट्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर या तो चिपक जाते हैं या फिर उसकी बॉडी के अंदर ही रहते हैं। ठीक है, और उससे अपना फीड लेते हैं। तो जिसकी बॉडी में, जिस ऑर्गेनिज्म की बॉडी में वो ऑर्गेनिज्म चिपकते हैं उसे हम होस्ट कहते हैं। तो हम ये कहेंगे कि ये ऑर्गेनिज्म होस्ट की बॉडी पर चिपक कर या तो उससे खाना लेते हैं या फिर उसकी बॉडी के अंदर रहकर उससे खाना लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स वो होते हैं जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस को सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में ब्रेक कर देते हैं। यानी सिंपल सी बात ये कि आपका कोई बड़ा फूड आइटम था, कॉम्प्लेक्स था, उसको उसने छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेकअप कर दिया। ठीक है, उसको कहते हैं डिकम्पोज करना। और वो काम कौन करता है? बैक्टीरिया और फंगी करते हैं। एक क्वेश्चन आपकी बुक में दिया है कि अगर आप एक एक्वेरियम सेटअप करते हो तो क्या
क्या आपको उसको एक बार आपने सेटअप कर दिया तो आपको उसको कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, या फिर आपको हर कुछ दिन बाद उसकी मतलब रेगुलर इंटरवल पर आपको उसकी सफाई करनी पड़ती है? तो पहला वाला क्वेश्चन जो है उसका आंसर होगा नो, कि हम एक्वेरियम को एज सच नहीं छोड़ सकते। क्यों नहीं छोड़ सकते, उसका कारण क्या है, या हमें उसको बार बार साफ क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि जो भी हम खाना डालते हैं फिशेस के लिए उसके अंदर, उसमें से सारा खाना वो फिशेस नहीं खाती हैं, ठीक है, कुछ खाना वहां पर बच जाता है वो, प्लस जो भी उनका वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो जो निकला उसको डिकम्पोज करने के लिए एक्वेरियम में कोई भी डिकम्पोजर्स नहीं होते हैं। तो इसलिए जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो डिकम्पोज नहीं हो पाता है। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, एक्वेरियम को रेगुलर इंटरवल पर साफ करना पड़ता है। फूड चेन एंड वेब। फूड चेन किसे कहते हैं? ये एक सीक्वेंशियल प्रोसेस होता है। इसमें एक ऑर्गेनिज्म को दूसरा ऑर्गेनिज्म खाता है और ये खुद किसी तीसरे के द्वारा खाया जाता है, ठीक। इसके बाद इसको एक और नेक्स्ट आगे खाते जाएंगे। इस तरीके से ये सीरीज चलती रहेगी, सीक्वेंस चलता रहेगा, और इसे हम फूड चेन कहते हैं। इसमें ये जो सबसे पहले वाला होता है इसको हम कहते हैं ऑटोट्रॉफ। क्यों? क्योंकि ये खाना बनाता है, सन की लाइट की हेल्प से प्लस क्लोरोफिल से ये खाना बनाएगा, तो ये हमारा ऑटोट्रॉफ हुआ। इसके बाद आता है हेट्रोट्रॉफ, वो होते हैं कंज्यूमर्स, जिन्होंने पेड़ पौधों को खाया, दैट आर कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स जो है वो हमारे दो लेवल के होते हैं, ठीक है। जैसे हर्बीवोर जो हो गए दैट आर प्राइमरी कंज्यूमर्स, और जो हमारे कार्निवोर्स हो गए वो सेकंड कंज्यूमर। तो ये जो अलग अलग लेवल्स हैं इनको हम ट्रॉफिक लेवल बोलते हैं। ट्रॉफिक लेवल जो हमारी फूड चेन जाती है वो जनरली मैक्सिमम 4 लेवल तक जाती है। ऐसा क्यों होता है, 4 के आगे क्यों नहीं जाती है? क्योंकि जब भी एक लेवल से दूसरे लेवल पर एनर्जी जाएगी तो उसमें कुछ एनर्जी वेस्ट हो जाती है। सबसे पहले ये जो ऑटोट्रॉफ्स थे इन्होंने खाना बनाया, जितनी भी सन की लाइट थी उसको एब्जॉर्ब किया और उससे खाना बनाया। अब इन्होंने सन की केवल 1% लाइट को एब्जॉर्ब किया और उससे खाना बनाया। जितना भी इन्होंने खाना बनाया उस खाने को इसने खाया, और इसके पास जितनी एनर्जी इसके पास थी उसकी 10% एनर्जी आगे फ्लो हो जाती है, ठीक। उसके बाद अब इसके पास जितनी एनर्जी है उसकी भी 10% आगे फ्लो हो जाती है। सिमिलरली इसकी भी 10% एनर्जी आगे फ्लो हो जाती है। तो एक लेवल ऐसा आता है जिस लेवल पर आकर एनर्जी खत्म हो जाती है। तो जनरली हमारी जो फूड चेन होती है उस फूड चेन में हमारे 4 ट्रॉपिक लेवल होते हैं। जो पहला ट्रॉपिक लेवल है उसमें हम ऑटोट्रॉफ्स रखेंगे, दूसरा वाला जो है उसमें हर्बीवोर्स हो गए, नेक्स्ट कार्निवोर्स हो गए, उसके बाद हमारे ओमनीवोर्स वगैरह आते हैं। और इसमें और ये जो यहाँ दिया है व्हेन वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इज चेंज टू अनदर सम एनर्जी इज लॉस्ट। मैंने अभी बताया आपको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जब जाएगी एनर्जी तो कुछ एनर्जी हमारी लॉस हो जाएगी और थोड़ी ही एनर्जी हमारी आगे जाएगी। इस तरीके से एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पर एनर्जी धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। इसको हम फूड चेन कहेंगे। फ्लो ऑफ एनर्जी। फ्लो ऑफ एनर्जी का मतलब है कि एनर्जी कैसे आगे आगे एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पर जा रही है, ठीक है। सबसे पहले जो हमारे ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो सनलाइट की केवल 1% को एब्जॉर्ब करती है। केवल 1% लाइट जितनी भी उनकी लीव्स पे पड़ती है उसका केवल 1% एब्जॉर्ब करते हैं। उसके बाद ग्रीन प्लांट को जो भी खाएगा, जो भी कंज्यूमर होगा, उसमें कितना जाएगा, 10%। जितनी भी इसके पास एनर्जी आई उसका 10% आगे चला जाएगा। अब इसको जो खाएगा उसके पास फिर आगे जितनी भी इसके पास एनर्जी थी उसका 10% आगे चला जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हर ट्रॉपिक लेवल पर एनर्जी धीरे धीरे करके कम हो जाती है। तो इसीलिए हमारे पास केवल 3 या 4 स्टेप्स तक या लेवल्स तक हमारे पास फूड चेन में चेन होती है, जिसमें केवल या तो 3 ट्रॉपिक लेवल होते हैं या फिर 4 ट्रॉपिक लेवल होते हैं। उससे ज्यादा ट्रॉपिक लेवल नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि वहां पर एनर्जी ही नहीं होती है। आगे है, इसकी खास बात क्या है फ्लो ऑफ एनर्जी की, कि ये यूनिडायरेक्शनल होता है। यूनिडायरेक्शनल का मतलब होता है एक डायरेक्शन, ठीक है। हमेशा जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं पहले उनके पास एनर्जी है,
ठीक है, पहले सनलाइट पे थी, सनलाइट से प्रोड्यूसर्स के पास आई, प्रोड्यूसर्स के पास जो कंज्यूमर्स थे उनके पास आई, आगे इस तरीके से जैसे ट्रॉपिक लेवल्स बढ़ते चले जाएंगे एनर्जी का फ्लो हमेशा आगे आगे चलता रहेगा, कभी भी ये फ्लो उल्टा नहीं होगा। ऐसा ही नहीं होगा कि कंज्यूमर से प्रोड्यूसर पे एनर्जी जाएगी, ऐसा कभी भी नहीं होगा। तो इसलिए हम इसे कहते हैं कि जो एनर्जी फ्लो होता है वो हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है, और जो एनर्जी है वो अगले लेवल पर आते आते धीरे धीरे क्या होती जाती है, कम होती जाती है। तो हमें दो बातें इससे पता चली कि हमारा जो फ्लो ऑफ एनर्जी है वो यूनिडायरेक्शनल होता है और हमेशा कैसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलता है। जो सबसे पहला ट्रॉपिक लेवल है उसके पास सबसे ज्यादा एनर्जी होगी, उससे नेक्स्ट वाले में उससे कम होगी, और ऐसे ही सिमिलरली आगे आगे चलती जाएगी। अब नेक्स्ट टॉपिक है फूड वेब। ये जो हमने फूड चेन बनाई थी, फूड चेन में हमने सिंपल चेन बनाई। एक ऑर्गेनिज्म ये है, ये दूसरे ऑर्गेनिज्म को खा रहा है, फिर ये दूसरा ऑर्गेनिज्म तीसरे ऑर्गेनिज्म को खा रहा है, तीसरा ऑर्गेनिज्म चौथे को खा रहा है, और इस तरीके से हमारी सीरीज बन जाती है। ठीक है, एक सीक्वेंस बनता है, एक चेन बनती है, इसलिए हम इसको फूड चेन कहते हैं। जबकि जो फूड वेब होती है उसमें क्या होता है, देखो यहाँ पर जैसे मैंने लिखा है प्लांट, प्लांट को खाया बटरफ्लाई ने, बटरफ्लाई को दो लोग खा रहे हैं, फ्रॉग भी खा रहा है और ड्रैगन फ्लाई भी खा रहा है। जो फ्रॉग है उसको स्नेक खा रहा है, और फ्रॉग को ही ईगल भी खा रहा है, और यहाँ स्नेक को भी ईगल खा रहा है। यहाँ पर जो ड्रैगन फ्लाई है इसको थ्रश खा रहा है, थ्रश एक तरीके की बर्ड होती है, और इस बर्ड को फिर से ईगल खा रहा है। तो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि क्या हो रहा है, एक जाल सा बन रहा है, कोई इसे खा रहा है, कोई इसे खा रहा है, कोई उसे खा रहा है। तो यहाँ पूरा का पूरा स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही है, क्या बन रहा है, एक जाल के जैसा बन रहा है, इसलिए हम इसको नाम देते हैं फूड वेब। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन का मतलब होता है द इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल सब्सटेंस इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। सपोज करो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर कोई हार्मफुल केमिकल है, अगर उस ऑर्गेनिज्म को कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म खाएगा तो उस पर भी वो जो आपके हार्मफुल ऑर्गेनिज्म है वो उसमें भी पहुंच जाएंगे, फिर उसको कोई और खाएगा तो उसके पास भी चले जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से कंसंट्रेशन धीरे धीरे करके हार्मफुल केमिकल्स का वो बढ़ता चला जाता है, इसे ही हम बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कहते हैं। ठीक, फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ दिया है डीडीटी इन लार्ज फिश, जो बड़ी बड़ी फिशेज होती हैं उनमें इतना डीडीटी पाया जाता है, पीपीएम इज पार्ट पर मिलियन। ठीक है, इसे हम नीचे से देखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। देखो सबसे पहले जो हमारी फसल होती है उस फसल को हम बचाने के लिए, यानी जो हमारी क्रॉप्स हैं उन क्रॉप्स को बचाने के लिए हम डीडीटी डालते हैं। ठीक है, बारिश होती है या हम उसमें इरिगेशन करते हैं तो उसके बाद जो वो पानी होता है वो जाकर नदियों में, तालाबों में, उन जगह पर जाकर मिल जाता है। तो जो हमने वो केमिकल डाले उसके अंदर वो सारे के सारे पानी में चले गए। जब वो पानी में गए तो देखो उसकी इतनी मात्रा थी, बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत कम है, 0.5 बार 0 लिखा है, देन 3, फिर ppm, दैट्स पार्ट पर मिलियन। ठीक है, इसके बाद जो पानी होता है उसके अंदर एक पूरा जू प्लैंकटन होता है। जू प्लैंकटन का मतलब है कि आपके पेड़ पौधे और जानवर जितने भी होते हैं उसमें, ठीक है, वो पेड़ पौधे और जानवर कहाँ से ऑक्सीजन लेते हैं, इस पानी के थ्रू लेते हैं। ठीक है, जब जू प्लैंकटन को देखा गया, उनको चेक किया गया तो उनमें 0.04 ppm डीडीटी पाया गया। देखो यहाँ कितना कम था और यहाँ लेवल कितना बढ़ गया। उसके बाद डीडीटी स्मॉल फिशेज में, कुछ जो स्मॉल फिशेज होती हैं वो जो आपका समुद्र होता है उसमें जो छोटे छोटे पेड़ पौधे होते हैं उनको खाती हैं। ठीक है, अब वो पेड़ पौधे किसने खाए, स्मॉल फिश ने खाए। तो इसमें जो डीडीटी था वो अब फिशेज में पहुंच गया और उनपे कितना हो गया, 0.5 ppm हो गया, यानी इससे और ज्यादा बढ़ गया। अब ये जो स्मॉल फिशेज होती हैं इन्हें लार्ज फिशेज खाती हैं और उनमें जो डीडीटी की मात्रा होती है वो 2 ppm हो जाती है। तो अब देखो कितना कम था शुरू में इनिशियली और बाद में बढ़कर कितना 2 ppm हो गया, तो बहुत ज्यादा अंतर हो गया। इसी को हम कहते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, यानी किसी ऑर्गेनिज्म में जो भी आपके हार्मफुल केमिकल्स हैं उनकी मात्रा का बढ़ जाना, दैट इज कॉल्ड बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। ठीक है, डीडीटी की फुल फॉर्म होती है ड्राई क्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। ऐसे पूछा नहीं जाता है बट पता नहीं चलता है, अगर आपने दिया है एग्जाम्पल दिया है तो आप लिख सकते हो।
ठीक। और ये एक नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है। तो सोचो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है और धीरे धीरे करके ये बढ़ता चला जा रहा है। तो आपका जो एटमॉस्फेयर है उसमें क्या हो रहा है, ये जो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है इसकी मात्रा कंटिन्यूअसली इंक्रीज होती जाती है और ये बहुत ही हार्मफुल है, इसीलिए इसको हम नुकसानदेह मानते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन को। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाउ डू आवर एक्टिविटीज अफेक्ट द एनवायरमेंट। जितनी भी हम एक्टिविटीज करते हैं उससे हमारा एनवायरमेंट कैसे इफेक्ट होता है। ऐसे तो आपको पता ही है कि बहुत सारी तरीके से एटमॉस्फेयर अफेक्ट होता है, लेकिन यहाँ पर हम केवल 2 चीज की बात करेंगे। पहली चीज है ओजोन लेयर की, जो भी हम एक्टिविटीज कर रहे हैं उससे ओजोन लेयर के ऊपर क्या फर्क पड़ रहा है। और दूसरी चीज है वेस्ट डिस्पोजल। जितना भी हम वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं उसको हम कैसे डिस्पोज ऑफ करते हैं और उसकी वजह से पूरे एनवायरनमेंट पे क्या फर्क पड़ रहा है। ये बस केवल 2 टॉपिक हमारे सिलेबस में है, बाकी हमारे सिलेबस में नहीं है। ऐसे तो बहुत सारी एक्टिविटीज ह्यूमन की हैं जिसकी वजह से एनवायरनमेंट पे फर्क पड़ रहा है, लेकिन हमें केवल ये 2 पढ़नी है यहाँ पर। अब पहली वाली है ओजोन लेयर एंड हाउ इट इज गेटिंग डिप्लीटेड। सबसे पहले आपको बताया कि ओजोन लेयर है क्या और वो कैसे डिप्लीट हो रही है। ओजोन लेयर जो होती है वो ऑक्सीजन एटम होता है। ऑक्सीजन एटम एक होता है, इसके आगे अगर हम यहाँ 3 लगा दें, ठीक है, ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल होता है उसको O2 लिखा जाता है, लेकिन यहाँ मैंने कहा ऑक्सीजन का एक एटम लो और उसी के 3 ले लो, एक जैसे 3 ले लिए, उन तीनों को कंबाइन करेंगे तो हमारा ओजोन गैस बनेगी। ये ओजोन कहलाता है, ठीक है। ये एक डेडली पॉइजन है, ठीक है, लेकिन डेडली पॉइजन होने के बावजूद अगर हम हायर एल्टीट्यूड्स पर चले जाते हैं तो ये जो ओजोन लेयर है ये हमें काफी कुछ प्रोटेक्शन देती है। किससे दे रही है हमें प्रोटेक्शन? ये जो सन की अल्ट्रावायलेट रेज अर्थ पर आ रही हैं उनको अर्थ तक आने से रोकती है ये ओजोन लेयर। सपोज करो ये हमारा पूरा एटमॉस्फेयर है, यहाँ पर हमारा सन है, तो यहाँ पर ये पूरी की पूरी एक शील्ड बना के रखी है ओजोन लेयर ने, ठीक है। तो ये जितनी भी सन की रेज है वो इसको आगे नहीं आने देती है। जो सन की रेज है वो इधर नहीं आ पाती है, इससे रुक जाती है, ठीक है। जो ये यूवी रेज होती हैं अगर ये अर्थ तक पहुंच जाए तो ये स्किन कैंसर करती है। तो एक तरीके से ये जो ओजोन लेयर है ये हमारे स्किन कैंसर को रोक रहा है, ठीक है। जब एनर्जी बहुत ज्यादा होती है इन अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस की तो ये क्या करते हैं, जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल होता है उसको 2 पार्ट में ब्रेकअप कर देते हैं। O+O दोनों अलग अलग हो जाते हैं एटम, और फिर ये एक एटम जो है वो किसी एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से रिएक्ट होता है और ओजोन गैस बन जाती है। यहाँ तक मैंने बताया आपको कि ओजोन क्या होती है और ओजोन कैसे बनती है।